नमस्कार। हमारे सांकेतिक बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी बीना सिंह। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के प्रयागराज और बिहार के मोतिहारी महाराजगंज में जनसभा को किया संबोधित। इंडी गठबंधन पर पीएम ने साधा निशाना, कहा इनकी पहचान सांप्रदायिकता, जातिवाद और परिवारवाद। 4 जून को इंडी वालों के इरादों पर होगा सबसे बड़ा प्रहार। भाजपा के दिग्गज जमकर कर रहे हैं चुनाव प्रचार। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरियाणा के रोहतक में किया रोड शो। अमित शाह ने ओडिशा के संबलपुर, केओंझर में तो राजनाथ सिंह ने झारखंड के बोकारो में ठोका खम। योगी आदित्यनाथ ने यूपी के सिद्धार्थनगर में भरी हुंकार। आजमगढ़ के सरायमीर में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की जनसभा के दौरान हंगामा। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर फेंकी कुर्सियां। हालात काबू में करने के लिए पुलिस को करनी पड़ी काफी मशक्कत। लोकसभा चुनाव के बीच पंजाब में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। जालंधर कैंट से पूर्व विधायक जगबीर सिंह बराड़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल। मोदी सरकार की नीतियों ने प्रभावित होकर थामा बीजेपी का दामन। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें नहीं हो रही कम। दिल्ली शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 31 मई तक बढ़ी। स्वाति मालीवाल पिटाई कांड में जांच के लिए एसआईटी का गठन। विभव कुमार को लेकर मुंबई पहुंची दिल्ली पुलिस। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से झटका। अंतरिम जमानत याचिका की खारिज। कल फिर होगी सुनवाई। और देश के उत्तर पूर्वी हिस्से में भीषण गर्मी का प्रकोप। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश में अगले 5 दिन तक जारी रहेगी हीट वेव। गर्मी से बचाव के लिए लोग अपना रहे हैं अलग अलग तरीके। दक्षिण भारत की ओर बढ़ा मॉनसून। अब समाचार विस्तार से और सबसे पहले नजर डालते हैं 24 की चुनौती से जुड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब कांग्रेस के नेता की बिहार के लोगों पर की गई अभद्र टिप्पणी पर उन्हें घेरा है। बिहार के महाराजगंज में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यहां के लोगों का मान सम्मान इंडी गठबंधन के नेताओं के लिए कोई मायने नहीं रखता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडी गठबंधन को भ्रष्टाचारियों का मंच बताया। उन्होंने इसे सांप्रदायिक, घोर जातिवादी और परिवारवादी पार्टियों का गठबंधन करार दिया। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन के लोग सिर्फ अपने परिवार के लोगों का भला सोचते हैं। इंडी गठबंधन का मंच राजनीतिक मंच नहीं, लाखों करोड़ों के घोटालेबाजों का सम्मेलन है। भ्रष्टाचार का अता पता, उसका नाम है इंडी गठबंधन। इनके मंच पर करीब 20 लाख करोड़ रुपए के घोटालेबाज एक साथ बैठते हैं। जब ये इकट्ठा होते हैं तो इनमें तीन बुराइयां एकदम साफ नजर आती है। कोई अपवाद नहीं है। ये तीन बुराइयां ये इंडी गठबंधन के सब में समान है। ये तीन क्या बुराइयां हैं? ये इंडी अलायंस वाले घोर कम्युनल है,
100% सांप्रदायिक है। दूसरा, ये इंडी अलायंस वाले गौर जातिवादी है, 100% जातिवादी है। और तीसरा, ये इंडी अलायंस वाले गौर परिवारवादी है, 100% परिवारवादी। अपने बेटे बेटी के सिवा कुछ करना ही नहीं। ये वो लोग हैं जिनकी सरकारों में देश सांप्रदायिकता की आग में जले। ये वो लोग हैं जिन्होंने सालों तक देश को जातिवाद में बांटकर पिछड़ों का हक मारा है। ऐसे लोग बस देश बांट सकते हैं, ऐसे लोग देश का खजाना लूट सकते हैं, लेकिन देश को आगे नहीं ले जा सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सपा सरकार के दौर में माफिया राज पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि तब युवाओं को घूस लेकर और जाति देखकर नौकरी दी जाती थी। उन्होंने तत्कालीन सपा सरकार पर युवाओं के सपनों से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। सपा सरकार में माफिया गरीबों की जमीनों पर कब्जा करता था। अब उसके अवैध महल तोड़कर भाजपा सरकार वहां गरीबों के लिए घर बनवा रही है। साथियों, प्रयागराज शिक्षा का इतना बड़ा केंद्र है। यहां के युवा कभी भूल नहीं सकते सपा सरकार कैसे आपके सपनों का सौदा करती थी। मेहनत आपकी, योग्यता आपकी, लेकिन नौकरी किसी और को मिलती थी। नौकरी दी जाती थी जाति देख करके, नौकरी मिलती थी घूस देने वालों को। यूपी पीएससी को इन लोगों ने परिवार सर्विस कमीशन बना दिया था। यूपी की कितनी प्रतिभाओं का भविष्य इन लोगों ने बर्बाद कर दिया था। साथियों, इंडी गठबंधन वालों की नाव डूब रही है। और बीजेपी के वरिष्ठ नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ओडिशा के केओंझर में चुनावी जनसभा की। अमित शाह ने कहा कि आदिवासी कल्याण के लिए मोदी सरकार ने बजट बढ़ाया। उन्होंने साथ ही सरकार द्वारा शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों का जिक्र भी किया। आदिवासी बच्चों के लिए 740 एकल विद्यालय बनाए, एकलव्य विद्यालय बनाए। 1 लाख आदिवासी बच्चे ये रेसिडेंशियल स्कूल में पढ़ रहे हैं। 40,000 आदिवासी शिक्षकों की भर्ती की। और इसके साथ साथ मोदी जी ने एक बहुत बड़ा काम किया। सिकल सेल एनीमिया के लिए एक मिशन बनाकर 10 साल के बाद एक भी आदिवासी बच्चे को सिकल सेल न हो, इस प्रकार की व्यवस्था करने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। और भाजपा के स्टार प्रचारक और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने झारखंड के बोकारो में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। भाजपा नेता ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि उनकी सरकार बनी तो वे गरीबी दूर करेंगे। इन्होंने केवल गरीबी हटाने की बात की, लेकिन गरीबी हटाने के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 9 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। भारत लगातार पहले की अपेक्षा धनवान होता जा रहा है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, वो अभी कहते थे मैं गरीबी दूर करूंगा, हमारी सरकार बन जाएगी। श्रीमती इंदिरा गांधी भी कहती थी
हमारी सरकार बनाओ, हम गरीबी दूर करेंगे। राजीव गांधी जी भी यही कहते थे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने 9 साल के अंदर ही, ये हमारा आंकड़ा नहीं है, नीति आयोग का आंकड़ा है, अंतरराष्ट्रीय जो आर्थिक संस्थाएं हैं उनका आंकड़ा है, वह कहती है भारत ने तो करिश्मा किया है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने में उन्होंने कामयाबी हासिल की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सिद्धार्थनगर में रैली की। इस रैली को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो लोग पाकिस्तान का राग आलापते हैं उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। चंडीगढ़ में मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हरियाणा जो संपन्न राज्य के रूप में जाना जाता था वो आज कर्ज में डूब रहा है। तरक्की का रास्ता यहाँ की सरकार भूल गई है कि यहाँ के सरकार के पास रिसोर्सेस बहुत है और अच्छी तरह से कोई किसी को बोझा न बनते हुए वो ठीक ढंग से सरकार चलाएंगे। इस राज्य के ऊपर कुल 70,000 करोड़ था कर्जा। 2014 और 2024 के बीच ये कर्ज बढ़कर 3,16,000 करोड़ रुपए हो गया, अब 4.5 हो गया। और आजमगढ़ के लालगंज लोकसभा क्षेत्र के सरायमीर में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की जनसभा में उनके आने के बाद जमकर बवाल हुआ। बेलगाम कार्यकर्ताओं द्वारा जब उपद्रव शुरू कर दिया गया तब पुलिस ने भी मोर्चा संभाल लिया। इस दौरान जमकर कुर्सियां तोड़ी गईं और कुर्सियों से एक दूसरे पर वार किया गया। अखिलेश यादव मंच पर बैठे रहे और संचालक लगातार लोगों से अपील करते रहे, लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ा। मंच के सामने पहुंचने की होड़ के चलते चारों तरफ से कार्यकर्ता आपस में ही गुत्थम गुत्था करने लगे थे। पुलिस कर्मियों को स्थिति को संभालने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा और किसी प्रकार से लाठी चार्ज कर स्थिति को काबू करने की कोशिश की गई। बता दें कि 6वें चरण में आजमगढ़ में 25 मई को मतदान को लेकर अखिलेश यादव की जनपद में ये पहली जनसभा थी, लेकिन इससे जिस प्रकार से हंगामा हुआ उसने फिर से कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि काफी मशक्कत के बाद जनसभा की फिर से शुरुआत की गई। अखिलेश यादव ने अपनी बातों को भी रखा और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। ये वो राजनीतिक भूचाल हैं जो परिवारवादियों ने देश को दी। देश में जनता की चुनी सरकारों को 90 बार गिराया परिवारवादियों ने, देश के नहीं सिर्फ अपने फायदे के लिए। तानाशाही में चूर होकर बार बार जनमत को कुचल डाला, आपातकाल लागू करके देश की फ्रीडम ऑफ स्पीच को खत्म कर डाला। और जैसे ही 14 में ये हाथ हटा, एक भी सरकार बर्खास्त नहीं हुई। मैंने सोचा आपको याद दिला दूं कि कमल का बटन दबाना क्यों जरूरी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा का धुआंधार प्रचार जारी है। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता ओपी यादव ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी से बातचीत की। पश्चिम बंगाल की सियासत में सुवेंदु अधिकारी का नाम न केवल बंगाल में बल्कि पूरे देश में चर्चित है। नेता प्रतिपक्ष बीजेपी की तरफ से और राष्ट्रीय राजनीति में ये बड़ी पहचान रखते हैं। आइए बात करते हैं विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में किस तरह का परिदृश्य यहाँ देखेंगे हम। डिस्ट्रिक्ट में जो दोनों सीट है दोनों मोदी जी की ओर जाएगा और ममता बनर्जी खुद यहाँ चुनाव हारी नंदीग्राम में। ये दोनों सीट भारी मत से भाजपा प्रत्याशी जीतने वाला है और मोदी जी को जो आंकड़ा 400 उनको मिलेगा उसमें जरूर कंटाई और तमलुक रहेगा। आपने ऐसा क्या मैजिक चलाया कि बंगाल में आप एक तरफ से आगे बढ़ने की ओर अग्रसर हैं और सत्ताधारी दल को बड़ी चुनौती मिल रही है? ये पूरा श्रेय बंगाल की जनता की मैं देता हूं। बंगाल की जनता 2021 का चुनाव का बाद 57 बीजेपी कार्यकर्ता के ये लोग मैंने मर्डर कर दिया। 1 लाख से ज्यादा हिंदू को बंगाल से भगा दिया, बीजेपी को वोट दिया। इसलिए इतना अत्याचार किया, उसका बाद भी खास करके नौजवान
और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी हिंदू समाज, ये सब एकजुट होकर इस जो भ्रष्टाचारी शासन है, परिवारवादी शासन है, इसका खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। आपका लक्ष्य इस बार कितना है और कितना मैजिक आपका चल पाएगा? अमित शाह जी ने, जिन्होंने देश का पॉलिटिकल चाणक्य को बताता है, अमित शाह जी आयरन मैन, उन्होंने कुछ दिन पहले एक पब्लिक मीटिंग में बताया मुझे 30 कमल चाहिए और जितना भी भ्रष्टाचारी बाकी है उसको जेल के अंदर करागे और जितना भी गुंडा है शाहजहां का माफी उसको उल्टा झुला के सीधा करने का काम भाजपा ही करेगी। तो भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल में वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी, जिनका मानना कि केंद्र में 400 पार के नारे के साथ राज्य में 30+ सीटें लेने का इनका न केवल लक्ष्य है बल्कि जी जान से मेहनत कर इसको हासिल करने के लिए पूरी तरह से वो तत्पर भी है। मेरे सहयोगी कैमरामैन उत्तम के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। चुनाव में बंगाल का जादू और फिल्मी बुखार सिर चढ़कर बोलता है, लेकिन बीच बीच में चुनावी हिंसा लोकतंत्र के इस महोत्सव का मजा किरकिरा कर देती है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला सुपरस्टार मिदनापुर के एक रोड शो में। हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्र पॉल के रोड शो में मिथुन चक्रवर्ती से बातचीत की। मैं इस वक्त मिदनापुर में हूं और यहाँ चल रहा है एक रोड शो जिसमें बंगाल के, भारत के सुपरस्टार है मिथुन दा, जिन्हें हम गुरु के नाम से भी जानते हैं। मिथुन दा, आपके आने से बीजेपी के ये जो कैंपेन है उसमें एक नया करंट आ गया है। ये अच्छी बात है और मेरे आने से उत्साह, लोगों में गरमाइश पैदा होगी है, तो आई एम वेरी हैप्पी। मिथुन दा, ये जोश की वजह क्या है इस बार क्या नया है? देखिए, वजह तो है एक मोदी जी, ये मोदी मैजिक है, और दूसरा है राम लाला का अयोध्या में फिर से आना। तो 22 तारीख के बाद सनातन जाग उठा, चाहे आप माने या नहीं माने, क्योंकि सनातन हमारे देश का जो है ना जड़ है। जैसे हम कहते हैं हम सनातन, हम बहुत गर्व से कहते हैं हम सनातन। तो सनातन जब तक जाग उठाए तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ होने वाला है। एक आम आदमी के तौर पे आप बंगाल की राजनीति को किस तरह से देखते हैं? क्या बदलाव होना चाहिए? देखिए, वेस्ट बंगाल में परिवर्तन बहुत जरूरी है और इस बार नहीं हुआ तो वेस्ट बंगाल का फ्यूचर बहुत खतरनाक होने जा रहा है। अगर हम ममता सरकार की बात करें तो किस तरह का खतरा आप बंगाल के लिए देखते हैं? जैसे कि आप कह रहे हैं बदलाव बहुत जरूरी है। खतरा ऑल साइड इस कल्चर रैली, इट इज द ओनली पार्टी हु डिपेंडेंट ऑन करप्शन। इनका वोट बैंक ही करप्शन है। और कोलकाता में ममता बनर्जी की टिप्पणी के खिलाफ 24 मई की एक विरोधी रैली में बहरामपुर भारत सेवाश्रम संघ के अध्यक्ष कार्तिक महाराज हिस्सा लेंगे। इससे पहले सोमवार को भारत सेवाश्रम संघ के संत कार्तिक महाराज सीएम ममता बनर्जी को कानूनी नोटिस भेज चुके हैं। नोटिस में उन्होंने मुख्यमंत्री से 4 दिन के भीतर जवाब मांगा है, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की बात कही है। कार्तिक महाराज ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा किए गए दावे बिल्कुल झूठ और गुमराह करने वाले हैं। मैंने केवल भारत की संस्कृति और धर्म के बारे में बात की। पूरे पश्चिम बंगाल में लाखों लोग मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। मैंने साधुत्व प्राप्त करने के लिए अपना स्वयं का श्राद्ध किया है, इसलिए मुख्यमंत्री मेरे बारे में क्या कहती हैं ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। बता दें कि हुबली और आरामबाग की एक जनसभा में ममता बनर्जी ने कहा था कि वे कार्तिक महाराज को संत नहीं मानती हैं क्योंकि वे दिल्ली के इशारे पर काम कर रहे हैं। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की विवादित टिप्पणी को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि इस्कॉन, भारत सेवाश्रम संघ, रामकृष्ण मिशन और उनके भिक्षुओं पर ममता बनर्जी की तीखी टिप्पणी ने पश्चिम बंगाल में एक तूफान खड़ा कर दिया है। उन्होंने बताया कि सभी संप्रदाय और पंथों के हिंदू संत शुक्रवार को बाग बाजार निवेदिता पार्क से स्वामी विवेकानंद के जन्म स्थान तक संत स्वाभिमान यात्रा आयोजित करने जा रहे हैं। अमित मालवीय ने लिखा कि राजनीति को अलग रखें तो भी टीएमसी को एहसास होना चाहिए कि उन्होंने क्या कदम उठाया है।
ऐसे भक्तों के क्रोध से कोई भी बिल्कुल भी नहीं बच पाएगा, जिनकी इस उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्धता निस्वार्थ है। वास्तव में ममता बनर्जी को संतों से माफी मांगनी चाहिए। उन्हें इस्लामिक धार्मिक संघों को अपने अनुयायियों से टीएमसी को वोट देने के लिए कहने वाले फतवे जारी करने से भी रोकना चाहिए। ममता बनर्जी को धर्म को राजनीति से दूर रखना चाहिए और हिंदुओं का अपमान करना बंद करना चाहिए। इस बार ममता बनर्जी ने जो किया है वह उन्हें हमेशा परेशान करता रहेगा। बहुत हो गई उनकी हिंदू विरोधी बयानबाजी। और देश की राजधानी दिल्ली में 25 मई को 7 लोकसभा सीटों पर एक साथ मतदान होना है। ऐसे में लोगों को मतदान के प्रति जागरूक बनाने के लिए डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान में एनसीसी, एनएसएस, शिक्षक और विश्वविद्यालय कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। दिल्ली में चलाए गए मतदाता जागरूकता अभियान का जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान आयोजित किया गया है। इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सेंट्रल दिल्ली के जिला निर्वाचन अधिकारी सुधाकर साहब। ये लोगों का अवेयरनेस करने के लिए विल प्रोपगेट अमंग द पब्लिक टू वोट इन लार्ज नंबर्स। हमारे साथ यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर अनु सिंह जी, मैम क्या कहेंगे? वोटर अवेयरनेस जो है ये खाली आज के दिन के लिए नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मतदाता बहुत सारे हमारी यूनिवर्सिटी में है और दिल्ली में क्योंकि 25 को होना है इलेक्शन, तो हमने सोचा कि हम किस तरह से रीच आउट कर सकते हैं मतदाताओं के बीच में जा कर के। और जब यंग वंस इससे जुड़ते हैं तो उन्हें इसका पर्पस भी ज़्यादा समझ आता है, डेमोक्रेसी का मतलब भी ज़्यादा समझ आएगा, लोकतंत्र का मतलब और क्लियर होगा जब इन्हें पता लगेगा कि किस तरह से सरकारें बनती हैं। तो हमने दिल्ली के मतदाताओं को जागरूक करने के लिए ये अवेयरनेस कैंप लगाया है। हमारे साथ रजिस्ट्रार नितिन मलिक जी हैं। सर, किस तरह का संदेश दिया जा रहा है? ये एक मतदाता जागरूकता अभियान है कि जितने भी वोटर्स हैं वो अपने वोट के मत का अधिकार करें, तभी तो हमारी डेमोक्रेसी जो इतनी मजबूत डेमोक्रेसी है उसका सार्थक होगा। तो यहाँ सभी जितने भी हमारे विश्वविद्यालय के छात्र हैं, हमारी फैकल्टी है और हमारा नॉन टीचिंग स्टाफ है, सब यहाँ पे आज इस जागरूकता अभियान की तरफ निकला है। और ख़ास तौर से उन लोगों को जिनका वोट पहली बार बना है उनको और उत्साहित करने के लिए कि ज़रूर अपना वोट का अधिकार का उपयोग करें। इस रैली में काफ़ी संख्या में एनसीसी कैडेट, एनएसएस वॉलंटियर और विद्यार्थी शामिल हैं। कुछ एनसीसी कैडेट हैं, बात करते हैं। देश के निर्माण कार्य में और इलेक्शन में सबको सहभागिता रखनी चाहिए और देश के निर्माण में सबको अपना मत देना चाहिए। मत उनका सिर्फ कर्तव्य ही नहीं, एक अधिकार भी है और इस अधिकार का उनको निर्वहन करना चाहिए। सभी को वोट देना चाहिए और अपना जो नागरिकों का कर्तव्य है वो पूरा करना चाहिए। हमें अपने लोकतंत्र की वैल्यूज़ को रखते हुए वोट करना सुनिश्चित करना चाहिए। कहीं ना कहीं लोकतंत्र के महत्व को ये युवा भी अच्छी तरह जानते हैं और ये संदेश दे रहे हैं कि आगामी 25 मई को दिल्ली में होने वाले 7 लोकसभा सीटों पर मतदान जरूर करें और एक अच्छी सरकार बनाने में अपना अहम रोल दें। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो 24 की चुनौती में बस इतना ही। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से बदसलूकी और मारपीट करने के मामले में दिल्ली पुलिस आरोपी विभव कुमार को लेकर मुंबई पहुंची। मिली जानकारी के मुताबिक मारपीट की घटना के बाद विभव कुमार ने मुंबई पहुंचकर अपना फोन फॉर्मेट करवाया था। पुलिस उस जगह जाएगी जहां विभव ने किसी शख्स की मदद से फोन को फॉर्मेट किया था। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने 19 मई को दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास से विभव कुमार को गिरफ्तार किया था। 13 मई को स्वाति मालीवाल पर हुए हमले के बाद 6 दिन के अंदर ही विभव की लोकेशन अलग अलग राज्य से मिली थी।
उनकी लोकेशन पंजाब, मुंबई और लखनऊ आई थी। विभव कुमार को लखनऊ में अरविंद केजरीवाल के साथ भी देखा गया था। तो हमारे सांकेतिक बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी बीना सिंह को यहीं अनुमति दें। नमस्कार।